हाय बच्चे। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में रिलेशन का अभी तक हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे इसका बेसिक चीज़ कि रिलेशन है क्या, और 11th से जो कुछ टॉपिक था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ऑर्डर्ड पेयर था, वो सारी चीज़ को समझे थे। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखे हैं कि रिलेशन है क्या। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम लोग उसमें देखे थे। इम्पेटी रिलेशन समझे थे, यूनिवर्सल रिलेशन समझे थे। उसके बाद एलिमेंट्स में आने वाले, ये रिलेशन में आने वाले जो एलिमेंट्स है उस बेस पे भी हम लोग उसका क्लासिफिकेशन कर लिए थे कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अभी जो वीडियो है इसमें हम लोग को क्या समझना है, हम लोग को समझना अब आगे का टॉपिक है इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन ए सेट ना। अब हम लोग को जानना है इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो किसी समूह पर तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। तुल्यता संबंध क्या है इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, दिया है क्या, किसी समुच्चय ए पर, कोई भी समुच्चय दिया रहेगा, नॉन एम्प्टी सेट रहेगा, किसी समुच्चय ए पर आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव तीनों हो ना। हम लोग जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़े हैं, यानी रिफ्लेक्सिव डेट मीन्स क्या, स्वतुल्य, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, सम्मित, और ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, संक्रामक ना। ये तीनों, अगर ये तीनों एक साथ हो जाता है, कोई भी रिलेशन दिया है, अगर वो स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है, तो इस अवस्था में वह होगा एक तुल्यता संबंध। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यानी सीधा सीधी समझे, बड़ा इजी चीज़ है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक जो तीनों हो जाएगा एक साथ, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुल्यता संबंध। ठीक, क्लियर। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए ले लिए ए इक्वल टू ले लिया हम लोग 1 2 3, ठीक है। और इस पे डिफाइन जो आर है, आर इस बेस में है, ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म में ही, दे दिया है 1 1 1 2, फिर दिया है 2 2 2 1, और दे दिया है 3 3, ठीक है। कंप्लीट ऐसा दे दिया है। ए में है 1 2 3, और आर में दे दिया है 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3। अब इसके लिए क्या समझना है कि पहले ये देखना है कि ये तीनों रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। ये जो दिया है तीनों का तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये तीनों हो जाता है तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, अदरवाइज ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, देख लीजिए। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या समझे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग समझे थे कि जो एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू इटसेल्फ, राइट। यानी क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो हमको रिलेशन में क्या चाहिए, 1 1 चाहिए है, रिलेशन में 1 1 है। फिर क्या चाहिए, 2 2 2 2 भी है। उसके बाद क्या चाहिए, 3 3, ठीक है। यानी 1 2 3 था, तो इसमें जो है रिलेशन है उसमें एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये तीनों बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से, आर से। तीनों आर से बिलोंग्स किया, इसलिए कैसा रिलेशन है ये, रिफ्लेक्सिव, राइट, यानी स्वतुल्य संबंध है। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए आपको कंडीशन बताए थे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड एट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब जो दिया है उसका अपोजिट वाला भी होना चाहिए, ठीक है। यानी फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड एलिमेंट्स का सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा, और सेकेंड का जो फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड कंपोनेंट होगा, ठीक है। यानी ए कोमा बी है तो उसमें होना चाहिए बी कोमा ए, ठीक। क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे 1 2 है ना, टोटल का होना चाहिए, जो इक्वल है तो उसका तो मैटर बनता नहीं है। वो एंटी सिमेट्रिक में भी हम लोग उसी समझेंगे। अब देखिए 1 2 है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, अच्छा, इम्प्लाइड एट। अब क्या होना चाहिए, इसका ले लीजिए, इसका उल्टा लेना है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 1। अब आपको देखना रिलेशन में कहीं है 2 1, 1 2 है, रिलेशन में 2 1 भी है, तो 2 1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। यानी ऐसा हो गया तो निश्चित है ये कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक। ओके,
तो ये देख लीजिए क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो ट्रांजिटिव भी होगा, यहाँ से क्लियर है। ट्रांजिटिव कैसे, 1 2 2 1 ले लिए और 1 1 होना चाहिए, ए बी बी सी ए सी ना, इस बेस पे भी ये देख सकते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन होता है, पहले वो दोनों चीज़ समझते हैं। ट्रांजिटिव के लिए एक कंडीशन होता है क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है ए बी बी सी आना चाहिए ए सी, अगर ऐसा हो जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, एक कंडीशन। अच्छा इस पर अगर सेट करते हैं तो यहाँ हम ले लेते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर। ओके, ए और सी इक्वल है, ऐसा कोई कंडीशन हमको दिया नहीं है अभी जो ए और सी इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा दे दिया तो इम्प्लाई डैट 1 1 बिलोंग्स टू आर ना, ऐसे समझ सकते हो। एक कंडीशन है क्या, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मान लो ए बी है लेकिन बी सी उसमें नहीं है, तो इस रेयर केस में भी ये ट्रांजिटिव होगा, समझना है। इस केस में भी अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, समझे कि नहीं। समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो रिलेशन दिया है ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, तीनों रिलेशन हुआ। इसलिए ये जो है यहाँ लिख देते हैं, सो दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नीचे आपको दिख रही है शायद, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी दिखेगा तो समझा लेते हैं फिर से। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन फिर से समझ लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट यानी किसी समुच्च पर तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तुल्यता संबंध यानी किसी समुच्चय पर आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है, यदि वह क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो ना, यानी तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। हम लोग क्या यानी हिंदी में समझे तो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी। जो बच्चे नहीं देखें, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक नहीं समझ पा रहे हैं तो वो रिलेशन का पार्ट 2 एक वीडियो होगा। पार्ट 1 पहले, सबसे पहले तो रिलेशन का पार्ट 1 का वीडियो देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए और तब ये पार्ट 3 में आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो तीनों अगर हो जाता है तो वो हो जाएगा तुल्यता संबंध। अब यहाँ पर देखिए जैसे ए इक्वल टू दिया 1 2 3, आर इक्वल टू दे दिया 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3, ठीक है, ऐसा दिया है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहे थे कि जो भी एलिमेंट्स है वो रिलेटेड टू इटसेल्फ होना है, यानी जो है उसी का रिफ्लेक्ट होगा। यानी 1 1 1 2 3 था तो 1 1 2 2 3 3 ये तीनों एलिमेंट्स दिए, ये तीनों एलिमेंट्स जो रिलेशन दिया है उसमें होना चाहिए, उससे बिलोंग्स करना चाहिए। देखिए 1 1 2 2 3 3 से बिलोंग्स कर रहा है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बिलोंग्स किया, बिलोंग्स टू आर, सो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक में क्या बताए थे, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट 2 1 बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए क्या कहे थे समझना है, यहाँ से ट्रांजिटिव के लिए बताए थे ए बी ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इस बेस पे यहाँ से समझते 1 2 2 1 1 2 2 1, अगर ए बी बी सी ऐसा करते हैं तो ए सी कितना 1 1 हो जाना चाहिए, तो उस तरह का एलिमेंट्स इसमें है ही। तो ही 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट 1 1 बिलोंग्स टू आर, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है एक। और दूसरा कंडीशन बताया कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में ए बी है, समझ लीजिएगा उसको, यहाँ समझते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए, और बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, क्योंकि बी सी बिलोंग्स टू आर अगर रहेगा तब ना हम ए सी बिलोंग्स टू आर चाहेंगे इम्प्लाई डैट करके ना। मान लो ये है ही नहीं, इस कंडीशन में अगर ओनली ये भी बिलोंग्स टू आर रहता है तो ट्रांजिटिव होगा। रेयर केस में समझना इसको, अगर ए बी बी सी जैसे होना चाहिए, बी सी नहीं है ए बी है तो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा मैटर बन नहीं रहा, आगे क्वेश्चन आएगा जब वैसा मैटर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ओके, चलिए इसको ऐड कीजिए तब फिर अगला समझते हैं। अब देखिए, अब जो है इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद हम लोग को समझना है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है।
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया प्रतिसम्मित संबंध, ठीक है। प्रतिसम्मित संबंध के बारे में समझते हैं। पहले एंटी शब्द को क्लियर करते हैं। एंटी शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग दवा में देखते होंगे, कहा जाता है एंटीबायोटिक ना, बायोटिक जैविक, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, मतलब उसको ख़त्म करने वाला। हाँ, एक यूपी का हाल फिलहाल का आप लोग सुने होंगे, जब योगी सरकार आए थे तो हाँ एक बना था एंटी रोमियो स्कर्ट करके कुछ बना था ना। रोमियो मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, एंटी रोमियो मतलब रोमियो को ख़त्म करने वाला या रोमियो को प्रतिबंधित करने वाला। यहाँ बस वही है, एंटी रोमियो टाइप का ही है। एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या? सिमेट्रिक को ख़त्म करने वाला। जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या पढ़े थे हम लोग? ए और बी अगर इक्वल नहीं होता है तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर ना, ये पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा? यहाँ हो जाएगा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी है तो बी ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए, कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर बी ए है तो ए बी नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब इसका भी हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए मतलब काफ़ी इजी है ये चीज़। इसका एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 1 2 3, राइट है। ये इक्वल टू 1 2 3 दे दिया है। अच्छा ऐसा भी होता है, ये जो चीज़ है ना, ये पहले एक और चीज़ समझते हैं, आधा अधूरा नहीं रखना है। ऐसा अगर दिया है, अच्छा एक कंडीशन में ये इक्वल हो सकता है, ए इक्वल टू बी हो तब तो दे सकते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और फिर इम्प्लाई डैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कब? जब ये दोनों इक्वल है तभी ऐसा होगा, तब भी ये एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये इक्वल में नहीं जाएगा, या यहाँ भी इक्वल निकाल सकते हैं, यहाँ पर तब इक्वल दे दीजिए, ठीक है। समझ गए? यानी ए बी ये अगर दोनों इक्वल नहीं होता तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। या फिर ए कोमा आर डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो बी कोमा आर बिलोंग्स टू आर हो सकता है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। देखिए फिर आर में एक एग्जांपल समझते हैं। इक्वल टू दे दिए, एक रिलेशन दिया है आर इक्वल टू ले लो, हमको दिया है 1 2 1 3 1 1 ऐसा दिया है, ठीक है। अब हमको चेक करना है एंटी सिमेट्रिक। देख के आप देख रहे हो कि ये बोल रहा है हम एंटी सिमेट्रिक है। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि ये एंटी सिमेट्रिक है बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1, राइट। 1 2 है, आपको कहीं 2 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर एक क्या है? एक प्रतिसम्मित संबंध है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए? क्लियर है? तो उम्मीद है आप एंटी सिमेट्रिक पूरा डिटेल में जान गए होंगे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और रिलेशन आपको समझना है जो लगभग शायद पीछे ही बताना था, इम्पेटेड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। एक है आइडेंटिटी रिलेशन ना, उसको बस थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ये 11th से ही है बट ज़रूरी है, कहीं कहीं कुछ न्यूमेरिकल में ये यूज हो जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? किसी सेट ए पर, ठीक है, किसी सेट ए पर आर आइडेंटिटी होगा यदि, समझना है यहाँ आर ये इसके एलिमेंट्स बेस पे नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट आर के बेस पे बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या था, इसके एलिमेंट्स बेस पे था लेकिन आर के बेस पे नहीं था। आर इक्वल टू यहाँ दे दिए ए कोमा बी, राइट, सच डैट ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, राइट है। समझना ध्यान से, आइडेंटिटी रिलेशन के लिए है कि किसी सेट ए पर आर आइडेंटिटी होगा यदि आर इक्वल टू ए कोमा बी दे दिए, ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए, तथा ध्यान रखना है ए बराबर बी, ठीक है। तथा क्या ध्यान रखना है? ए बराबर बी हो जाएगा। यानी आर में जो एलिमेंट्स आ रहा है, समझिएगा आर में जो एलिमेंट्स आ रहा है, और यहाँ है कि आर में जो एलिमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ क्या है, आर में जो एलिमेंट्स आ रहा है वो ए कोमा बी के फॉर्म में होगा, लेकिन कंडीशन है सब ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए। ए और बी जो भी उसमें एलिमेंट्स आएगा दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में सीधा होता है एवरी एलिमेंट्स रिलेटेड टू इटसेल्फ, उसमें जो भी एलिमेंट्स आता है ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब ये समझ लीजिए कि संबंध आर में
जो अवयव आएगा a, b वह टोटल खुद से संबंधित होगा, मतलब a और b दोनों बराबर होगा। अगर a का मान 1 है तो b का मान भी 1 होना है, ठीक है। पहला मैटर। दूसरा मैटर, a b c जो भी आ रहा वो a के सभी अवयव होंगे, a के ही अवयव होंगे, ठीक। जैसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए दिया गया a = 1 2 3। अच्छा, काफ़ी बार हम a = 1 2 3 लिए, ठीक है। देखेंगे एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो उसमें जो है 4 5 6 भी हम लोग ले लेंगे। a = 1 2 3 दिया और इस बेस पे एक रिलेशन आपको दे दिया है, r = दिया है 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। अब देखिए 1 1 2 2 3 3 और ये जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि a, b के रूप में लिखना, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर देखिए 1 भी a से बिलोंग्स कर रहा है, ये फिर 1 है, 1 a से, 2 भी, 3 भी सब। और कह रहा है कि a, b के रूप में आप जो लिखिएगा a और b दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 1 इक्वल है, 2 2 इक्वल है, 3 3 इक्वल है। सो r क्या है? एक तादात्म्य, शायद आइडेंटिटी का, हाँ तादात्म्य ही होगा। अब बाकी जो हो मिला लेना है बुक से, तादात्म्य संबंध है ना। दात्य थोड़ा भारी भरकम सब लग रहा है, इसीलिए याद रखना आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। यानी जो है ये जो दे दिया है ये आइडेंटिटी रिलेशन है। इक्वल समझ गए? अगर ऐसा दिया रहता ना, मान लो r1 हम लोग को दे देता 1 1 2 2 3 3 और फिर दे देता क्या कहते हैं 1 3 ना, ऐसा दे देता, तो क्या ये होता आइडेंटिटी रिलेशन? नहीं होता। क्यों? आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है a = b, सीधा कंडीशन है, a = क्या? b, और यहाँ 1 3 है ना, यहाँ पर क्या दे दिया है? 1 3 दिया है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। कंप्लीट है? तो उम्मीद है कि आप एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन को समझ गए होंगे। कुछ और टॉपिक है जिसको हम लोग देख रहे हैं, अभी जस्ट देख रहे हैं। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं रिलेशन का, ठीक है, उनको कुछ भी अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिए और आप पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए। देखिए लॉकडाउन है, आप डिप्रेस होंगे, पहले तो आप बच्चे हैं, आपको डिप्रेस होना नहीं है। आपको ये समझना है कि प्रधानमंत्री जी बोले आपदा को अवसर में बदलिए, तो घर बैठे आप पढ़ते रहिए, उम्मीद है आप सीखिएगा। अच्छा होगा क्या, जैसे एक यूनिट ख़त्म होता है, रिलेशन हम लोग ख़त्म जैसे कर लेंगे, रिलेशन के बाद जो है इस बेस पे इसका आपको DPP दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है। तो इसके लिए क्या करना, आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले की कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें सर्च कीजिएगा 3D मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। तो टेलीग्राम में जैसे ही सर्च कीजिएगा 3D मैथमेटिक्स दिखेगा, एक चैनल आ जाएगा 3D मैथमेटिक्स के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें आपको जैसे ही जो यूनिट हो जाएगा उसका कॉन्सेप्ट का भी PDF और DPP का भी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा करने के बाद एक यूनिट के बाद जो भी बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनका एक लाइव एग्ज़ाम भी होगा। आप टेलीग्राम के माध्यम से एग्ज़ाम ज्वाइन कर पाइएगा। निश्चित तौर पे तैयारी में किसी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आप पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा हो तो क्वेश्चन आप मैसेंजर पे या फिर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिखिए निश्चित तौर पे, ठीक है। और आप क्या कीजिए, आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है या जो भी लगता है लेकिन देखें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। चलिए इसको नोट कीजिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसको हम लोग समझेंगे और यहाँ से हो जाएगा रिलेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म, ठीक है। तो पहले रिलेशन का कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर आगे का क्या वर्क है उस पर हम लोग काम करेंगे। पहले अब इसको कर लेते हैं ख़त्म। देखिए पहला क्या है, पहला है कि सभी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन अभी जस्ट देखे हैं, सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, ठीक है, यानी स्वतुल्य होते हैं। जो भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो कन्फर्म है, स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम मतलब हो गया उल्टा, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, गाय को एक पूँछ है, एक सेंटेंस हम बोले गाय को एक पूँछ है,
कन्फर्म है। अब हम कहेंगे कि जिसको एक पूँछ है वो गाय है, तो ये सही नहीं होगा, गधा भी हो सकता है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि अगर बोल दिया गया कि सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, तो इसका विलोम क्या होगा कि सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होते हैं, तो विलोम इसका सत्य नहीं है, मतलब सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होते हैं, बट सभी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होते हैं। क्लियर, पहला मैटर। दूसरा कह रहा है कि एक तुल्यता संबंध का प्रतिलोम इन्वर्स भी तुल्यता संबंध होता है। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स में आपको बताए थे कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट हो जाता है, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट हो जाता है। 11th में ही आप जाने होंगे, बट नहीं जाने समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। पहले एक जस्ट अभी देखे थे तुल्यता संबंध एक दिया हुआ था आर, इस तरह से ना ए पे दिए थे, ए इक्वल टू आपको दे दिए थे 1 2 3, ठीक है, और आर इक्वल टू दिए थे 1 1, फिर दिए थे 1 2 2 2 2 1 और 3 3, ठीक है, ऐसा दे दिया गया। ये क्या है? एक तुल्यता संबंध है, कन्फर्म है, ये तुल्यता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एक तुल्यता संबंध का प्रतिलोम। अब इसका प्रतिलोम चाहिए। प्रतिलोम क्या हो गया इसका, ये समझिए, आर इन्वर्स, ठीक है। आर इन्वर्स मतलब क्या? अब सबको चेंज करना, 1 1 ये हो गया। अच्छा, ये 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा, 2 2 तो 2 2 ही रह जाएगा, फिर ये 2 1 है तो ये हो जाएगा 1 2, और फिर ये तो 3 3 है, हो ही जाएगा। अब देखिए दोनों सेम आया, जैसे अगर हम आर लिखे या आर इन्वर्स लिखे, दोनों सेम आ गया। यहाँ 1 2 था तो यहाँ क्या हो गया? 2 1, ये दोनों चेंज थोड़ा सा ना हो गया, बाकी सब तो एलिमेंट सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी तुल्यता संबंध है, ठीक है, ये भी तुल्यता संबंध है। यानी कोई भी तुल्यता संबंध है उसका प्रतिलोम निकालेंगे तो वह भी तुल्यता संबंध होगा। आगे है कि दो तुल्यता संबंधों का इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन आप समझे होंगे क्लास, हमको लग रहा है 11th में ही, जैसे ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकालते थे, ध्यान आ रहा है ना, एक्स और सच डैट एक्स क्या होता था? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर, बोथ दोनों से ये बिलोंग्स करता था एक्स। तो इस तरह से जो है ना दो तुल्यता संबंध रहेगा। दो तुल्यता संबंध का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कन्फर्म रहिए वह भी ये क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। फिर दिया है कि दो सम्मित संबंध, दो सिमेट्रिक रिलेशन दिया है, उसका यूनियन निकालेंगे। यूनियन तो आप समझे थे, ये यूनियन बी जैसे निकाल रहे थे, क्या लिखे थे इसमें? एक्स एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर ना। तो इस कंडीशन में अगर दो क्या कहते हैं सम्मित संबंध दिया रहेगा, उसका अगर हम यूनियन निकालते हैं तो वह भी एक सम्मित संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है ख़त्म। और भी पढ़ने के लिए तो पहले किसी भी टॉपिक को हम लोग पूरा ख़त्म करने के लिए आप जान रहे हैं कि बेसिक बाय बेसिक फिर लेवल उसका बढ़ते जाता है। बस क्लास 12 तक जो आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना है वहाँ तक में इतना काफ़ी है। इतना आप कर लोगे तो आपको कम्प्लीटली पूरा रिलेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 वीडियो है ना, रिलेशन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और ये हो गया पार्ट 3, ये तीनों पहले कम्प्लीटली आप देख लीजिए और देख के पूरा कंप्लीट कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल, फिर से बोल रहे हैं, आप क्या कीजिए अपने फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम पे जाके सर्च बॉक्स में जाइए और उसमें लिखे 3D मैथमेटिक्स आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे टोटल इसका जो है एक PDF फाइल आपको मिल जाएगा जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया रहेगा जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग जो है एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, आपको NCERT में जो 1.1 दिया है उसका एक सोल्यूशन का वीडियो आएगा। और आप तब तक ये तीनों अगर देख लिए हैं तो आप निश्चित तौर पे NCERT बनाने का कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम होता है तो टेलीग्राम पे आप हमसे प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए खुद भी वीडियो देखिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं सीखिए। निश्चित तौर पे ये रेगुलर चलता रहेगा, रेगुलर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप सीखिए, मन से पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन है अभी देश में, लेकिन जब भी किसी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पढ़ नहीं सके या ये नहीं कर सके वो नहीं कर सके। उसमें आपके इमोशन को या आपको किसी भी तरह के कंडीशन को ध्यान में ना रखकर उसमें केवल ऑप्शन दिया जाता है ABCD। आप करेक्ट मारे तो आपको मार्क्स मिलता है, करेक्ट नहीं मारे तो मार्क्स नहीं मिलता है। इसलिए ज़रूरी है पढ़ना, तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए 3D मैथमेटिक्स बाय SP सर। चलिए, थैंक यू।